हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर फिर से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो होम साइंस, सब्जेक्ट कोड है 216। इससे पहले हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अपने पार्ट फर्स्ट में, और ये पार्ट हमारा सेकंड है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का। और ये सभी क्वेश्चंस आपके बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और टाइम टाइम पे इसको रिवाइज करते रहें, क्योंकि एग्जाम में इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आप मेरा फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें 8 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। उनमें सभी क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनको जरूर देखें। और उस पार्ट 1 का जो वीडियो का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर हमारा 9 से स्टार्ट करेंगे, वस्त्र की देखरेख तथा अनुरक्षण कैसे करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, धुलाई व ड्राई क्लीनिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको हम एक टेबल की सहायता से समझते हैं। उत्तर, धुलाई व ड्राई क्लीनिंग में अंतर। धुलाई और ड्राई क्लीनिंग दोनों को एक टेबल में राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिख लेते हैं, तो उसी तरह हम उसको डिस्कस करेंगे। तो कपड़े से धूल आदि को हटाने के लिए साबुन या डिटर्जेंट तथा पानी का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार ड्राई क्लीनिंग में कपड़े से धूल आदि को हटाने के लिए ग्रीस, अवशोषक तथा विलायकों का प्रयोग किया जाता है। और धुलाई साइड में पक्के रंग वाले कपड़ों को आसानी से धोया जा सकता है। और ड्राई क्लीनिंग में चमड़े तथा फर वाले कपड़े, चुनिंदा रेशम तथा ऊनी कपड़े जरी वाले तथा महंगे कपड़ों को ड्राई क्लीन किया जाता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और पानी से कई बार क्या होता है वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं साबुन वगैरह से, तो उसको हम लोग ज़्यादातर ड्राई क्लीन करते हैं। जैसे कि कोट हो गया या महंगी साड़ियाँ हो गई, तो उन पर हम लोग ड्राई क्लीनिंग कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉफ़ी, रक्त तथा लिपस्टिक का दाग छुड़ाने की प्रक्रिया बताइए। ये काफ़ी पक्के दाग होते हैं और उनको हम किस तरीके से छुड़ाते हैं, इसको हम आज देख लेते हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। कॉफ़ी, रक्त व लिपस्टिक का दाग छुड़ाने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जो इस प्रकार हैं। तो पहले हम लेते हैं कॉफ़ी का दाग छुड़ाना। ताज़ा धब्बा दाग के ऊपर गर्म पानी डालें। और नेक्स्ट है इसमें पुराने धब्बा कपड़े के दाग वाले भाग को ग्लिसरीन में डुबाएं या दाग के ऊपर बोरेक्स पाउडर को छिड़कें और दाग वाले भाग को मग या पैन के ऊपर रख कर उसके ऊपर गर्म पानी डाल दें। इससे कि दाग आसानी से छुट जाएगा। रक्त का दाग छुड़ाना, इसी का नेक्स्ट है ताज़ा धब्बा ठंडे पानी तथा साबुन से साफ करें, जो कि आसानी से साफ हो जाता है। उसी प्रकार पुराने धब्बा, नमक के पानी 2 छोटे चम्मच नमक प्लस 1 बाल्टी पानी या हल्के एमोनियम में डुबोएं, तो उससे भी दाग काफ़ी हद तक छुट जाते हैं। लिपस्टिक का दाग छुड़ाना, ताज़ा धब्बा दाग के अतिरिक्त भाग को खुरचकर निकाल दें, वो आसानी से निकल जाता है। और इसी का है नेक्स्ट है हमारा थाइन युक्त स्पिरिट या मिट्टी के तेल से दाग को स्पंज की सहायता से सुगमता से साफ कर सकते हैं, और जो कि अच्छे से वो हट जाता है। टेम्परेनाइट से सुखाएं। नेक्स्ट इसमें है पुराने धब्बा ऊपर बताई गई प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं, तो दाग आसानी से छुट जाते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। दागों को साफ करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, उसके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर हम डिस्कस करते हैं। दागों को साफ करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है। जहां तक संभव हो दागों को उसी समय साफ कर लेना चाहिए जब वे ताज़ा हो। कई बार क्या होता है कि दाग काफ़ी पुराने हो जाते हैं और वो पक्का हो जाता है, वो पकड़ कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि छुट तो जाता है, पर कपड़े वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं उससे। तो कोशिश करें कि दाग जब लगाओ तो उसे जल्दी से जल्दी साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है इसी का नाजुक तथा या रंगीन कपड़ों के मामले में पहले कपड़े के
अंदरूनी हिस्से के एक छोटे हिस्से पर या कपड़े के ऊपर हिस्से पर रसायन लगाने का प्रयास करें जो दिखाई नहीं देता है। यदि ऐसा करने पर उस कपड़े का उसके रंग का कोई हानि होती है तो दाग निकालने के लिए उस रसायन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे कि आपके जो कपड़े हैं वो काफी हल्के हो सकते हैं, उनका रंग उड़ सकता है। इसी का नेक्स्ट देखते हैं, हल्के व मृदु अनुक्रमकों का प्रयोग करें क्योंकि यह कम हानिकारक होते हैं, चाहे फिर दाग निकलने में कुछ अधिक समय लगे। और ऐसे उर्वरकों का प्रयोग करें जो कि कपड़ों को हानि ना पहुंचाएं। नेक्स्ट है, दाग निकालने के पश्चात कपड़े को कई बार पानी से साफ करें क्योंकि अभिकर्मक सूखने के पश्चात कपड़े को हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि उसको पानी से 2-3-4 बार अच्छे से धो लें, जिससे कपड़ा हमारा एकदम सुरक्षित बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। ऊनी कपड़ों की धुलाई किस प्रकार की जाती है, उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। ऊनी कपड़ों की धुलाई, ऊनी कपड़े घर में प्रयोग होने वाले किसी भी अन्य कपड़े से अधिक नाजुक होते हैं। ऊनी कपड़ों की सतह पर रेशे होते हैं और उसकी सही ढंग से देखरेख ना की जाए तो उनमें रुएं निकल जाते हैं। कई बार क्या है कि हम उधर उधर रख देते हैं और सही से देख रेख नहीं करते तो उनमें रुएं निकल जाते हैं। इसलिए ऊनी कपड़ों की धुलाई के समय विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। बुनाई वाले ऊनी कपड़े गीले होने के पश्चात अपना आकार खो देते हैं, अतः इसके आकार को पुनः प्राप्त करने के लिए इन्हें सपाट सतह पर सुखाया जाता है। ऊनी कपड़ों की धुलाई के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग या अनुसरण करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन कपड़ों को दृष्ट करके धोती है, जिससे ऊनी कपड़े डैमेज हो सकते हैं या उनका साइज चेंज हो सकता है। इसलिए ऊनी कपड़ों को, खासकर स्वेटर को हाथ से या बहुत ही सॉफ्ट मुलायम ब्रश की सहायता से साफ करें। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं, इन्हें अच्छी तरह से खंगालें और पानी से उसको डिटर्जेंट अच्छे से निकाल दें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऊनी कपड़ों को कभी भी गर्म पानी में ना धोएं, इससे उनके रुएं निकल सकते हैं। हमेशा ठंडे पानी का ही प्रयोग करें। अगर बहुत ही जरूरी है तो पानी को हल्का सा गुनगुना कर सकते हैं, पर ठंडे पानी से इसको, गर्म पानी से इसको ना धोएं। यदि आवश्यकता हो तो इस पर स्टीम प्रेस करनी चाहिए। अगर ऊनी कपड़ों में दाग लग जाए तो एक टिश्यू पेपर लें, इसमें हल्का सा साबुन लगाकर हल्के हाथों से पोंछ लीजिए, दाग हट जाएंगे। केवल दाग को हटाने के लिए कपड़े को पूरा धोना जरूरी नहीं होता है। कपड़े पूरी तरह से सूखने के पश्चात इन्हें एक सूक्ष्म स्थान पर हैंगर में या सपाट सतह पर कपूर की गोलियां या डोनिल की गोलियों के साथ संभाल कर रखना चाहिए, जिससे कि वो हमेशा सुरक्षित रहे और उनमें गंध ना हो। चलिए हम चैप्टर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5 कंटिन्यू रहेगा। ड्रिल बुनाई या सटीन बुनाई के बीच कोई 4 अंतर बताइए। ड्रिल बुनाई और साटिन बुनाई, इसे 3 या 4 वैन वाले करधे से बुना जाता है। और इस तरफ देखते हैं साटिन बुनाई, इसे 5 से 12 वैन वाले करधे से बुना जाता है। और ट्रिल बुनाई वाले कपड़े को एक निरंतर तिरछी रेखा में बुने गए कपड़े के रूप में पहचाना जा सकता है। और इसमें एक ताना सूत 4 बाना सूत के नीचे से निकाला जाता है और वह एक
बाना सूत के ऊपर से निकाला जाता है। इस तरीके से इसकी बुनाई होती है। पिल बुनाई को कस कर बुना जाता है, इसलिए यह कपड़ा कार्य करने के वस्तु तथा पुरुषों के वस्तु के लिए उपयुक्त होता है। साटिन बुनाई से बनाए गए कपड़ों का प्रयोग औपचारिक पोषकों तथा परिधानों के लिए किया जाता है। उदाहरण गवर्डिन, टीन, डेमिन, जीन आदि। और साटिन कपड़े साटिन बुनाई का उदाहरण है। इस तरीके से दोनों कपड़ों की बुनाई की जाती है। इसमें केवल यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब हम चैप्टर 11 देखते हैं, वस्त्र परिसज्जा। क्वेश्चन हमारे ऐसे कंटिन्यू रहेंगे। कपड़ों की परिसज्जाओं का महत्व बताइए। तो उत्तर है टेक्सटाइल परिसज्जा निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है। कपड़े के रूप में सुधार करती है और वह दिखने में सुंदर लगता है। रंगाई तथा पेंटिंग के माध्यम से कपड़ों में विविधता उत्पन्न होती है। कपड़ों के स्पर्श या एहसास में सुधार करती है। कपड़ों को अधिक उपयोगी बनाती है। हल्के भारी वाले कपड़ों को पहचानने की कुशलता को बढ़ाती है। कपड़े को वास्तविक या विशिष्ट जिसे हम कहते हैं, कपड़ों को वास्तविक या विशिष्ट प्रयोग के उपयुक्त बनाती है। मतलब जो भी हमारे कपड़े हैं उनको किस तरीके से हम लोग परिसज्जा कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स बात का विशेष ध्यान रखें कि सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करें और समय समय पर इनको रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परिसज्जित तथा अपरिसज्जित कपड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर परिसज्जित तथा अपरिसज्जित कपड़ों में अंतर। परिसज्जित कपड़े, अपरिसज्जित कपड़े एक टेबल की सहायता से हम समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिसज्जित कपड़े। यह चमकदार, आकर्षक, विभिन्न प्रकार के रंगों, प्रिंटों आदि में उपलब्ध होते हैं। अपरिसज्जित कपड़े यह दिखने में फीके, केवल प्राकृतिक रंगों से ही उपलब्ध होते हैं, जैसे हल्का सफ़ेद, ब्राउन, काला आदि। परिसज्जित कपड़े चिकने तथा सिलवट से मुक्त होते हैं। यह समान चौड़ाई और दागों से मुक्त होते हैं। अपरिसज्जित कपड़े सिलवटें भरे, धब्बों से भरे, टूटे हुए धागे और असमान चौड़ाई वाले होते हैं। उसी प्रकार परिसज्जित साइड में देखते हैं हम लोग। कपड़ों की कीमत, कपड़े के प्रकार, उसमें प्रयोग की गई परिसज्जाओं की संख्या तथा किस्म पर निर्भर करती है। यह परिसज्जित कपड़ों से सस्ते होते हैं। इसी में देखते हैं पॉइंट अगला। ग्राहक इन्हें देखकर आकर्षित होते हैं और इन्हें खरीद लेते हैं। परिसज्जित में है ये। अपरिसज्जित में यह कपड़े ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। इनको केवल सामान्य प्रयोजन जैसे बैंकिंग, पैकेजिंग आदि के लिए खरीदा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, ब्लॉक प्रिंटिंग किसे कहते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग जिस प्रकार प्रत्येक पत्र पे, चलिए उत्तर देखते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग जिस प्रकार प्रत्येक पत्र में स्याही पैड पर स्टंप को दबाकर मोहर लगाई जाती है, उसी प्रकार एक लकड़ी के लकड़ी के ठप्पे पर नमूना खोद कर अंकित किया जाता है। इस ठप्पे को गादे रंग के घोल में डुबोकर वस्त्र पर लगाया जाता है, लगाकर डिजाइन छापा जाता है। इस ब्लॉक प्रिंटिंग अथवा ठप्पा की छपाई भी कहा जाता है।
उसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर हमारा है 12, आवासन। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, घर के लिए स्थल का चयन करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। तो उत्तर देखते हैं। घर के लिए स्थल का चयन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, आस पड़ोस। जहां आप घर का निर्माण करना है या करना चाहते हैं, उस स्थल के वातावरण तथा आस पड़ोस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर के स्थान पर घर उस स्थान पर होना चाहिए जो हर पहलू से विकसित हो। एक स्थान को विकसित तब कहा जा सकता है जब वहां बिजली, पानी, सड़कों, आवासन या आवागमन, आने जाने की सुविधा के साधनों तथा निकासी की उचित व्यवस्था उपलब्ध हो। आसपास डाकघर, बैंक, स्कूल तथा बाजार आदि सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार से सेकंड पॉइंट देखते हैं, भौतिक विशेषताएं। स्थल का चयन करते समय एक खुले क्षेत्र में घर का चयन करना चाहिए। घर भारी यातायात के समीप नहीं होना चाहिए। यातायात के समीप होने से वायु, ध्वनि प्रदूषण कारण प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य तथा अन्य गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निचले स्थानों पर भी घर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वहां बाढ़ या पानी भराव का खतरा बना रहता है। ऊंचे स्थान पर घर होने से घर का परिदृश्य बेहतर नजर आता है। मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए क्योंकि उस पर पूरा मकान टिका होता है। मकान की नींव वहां की मृदा की प्रकृति पर निर्भर करती है। मृदा सतह से 2 से 5 फीट नीचे तक ठोस होनी चाहिए, तभी मजबूत नींव पड़ सकती है, वरना कभी भी मकान में दरार आ सकती है, फर्श बैठ सकता है। तो मकान का चयन करते समय इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि वहाँ की जो मिट्टी है वो ठोस हो। 2 या 3 फुट खोदने के बाद पता चल जाता है। पोली मिट्टी में बनाए गए घरों में आसानी से वर्षा के समय समस्या आ सकती है और मिट्टी खिसकने से या उसके कारण मकान एक और झुक भी सकता है और या गिर सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रेतीली या बजली प्रकार की मिट्टी में मकान अधिक गर्म रहते हैं। इसी का 4th पॉइंट देखते हैं, स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं। ऐसी खाली प्लाट जिसमें कूड़ा कचरा भरा होता है, ऐसे प्लाटों में मकान के निर्माण की सलाह नहीं दी जा सकती है क्योंकि वहां पर खतरे का चांस ज्यादा रहता है। ऐसे प्लाटों में बनाए गए घरों की सतह असमान होती है और उसमें हमेशा निकासी की समस्या बनी रहती है। ऐसे स्थानों को नए सिरे से मिट्टी से भरकर उसे बाहरी सड़कों के सतह तक लाया जाना चाहिए, तभी मकान मजबूत बनता है। इसका 5वां पॉइंट देखते हैं, व्यवहारिक सुविधा। एक घर में रहने वाले वयस्कों को नौकरी पर जाना होता है और बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाना होता है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अपने घर के समीप बाजार की भी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त यात्रा करने के लिए हमें यातायात सुविधा तथा रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार एक परिवार को घर के समीप अन्य व्यवहारिक सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है, जैसे डाकघर, बैंक, अस्पताल आदि। यह सुविधाएं घर के या घर से पैदल दूरी पर ही होनी चाहिए। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप मकान खरीदें या मकान बनाने की सोच रहे हैं तो आप इन सभी सुविधाओं को विशेष ध्यान रखें, तभी मकान को लेना चाहिए। और कुछ सावधानियां हैं जिनको हमें बरतना चाहिए, तो आप इनको फॉलो करें। तो आप सभी हमें इनको फॉलो करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। साफ सफाई के प्रकारों तथा सफाई के दौरान
की जाने वाली गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। साफ सफाई के प्रकारों तथा सफाई के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, साफ सफाई के प्रकार तथा सफाई के दौरान की जाने वाली गतिविधियों इस प्रकार हैं। दैनिक सफाई, फर्श पर झाड़ू या पोंछा लगाना, ये दैनिक सफाई में आता है और ये डेली करना चाहिए। सतहों पर झाड़न से सफाई। नेक्स्ट है, दरियों व कालीनों की सफाई करनी चाहिए नियमित रूप से। प्रातः काल बिस्तर को ठीक पकड़ना, वस्तुओं को सलीके से रखना, ये हमारा डेली या दैनिक कार्य है जो हमेशा करना चाहिए और साफ सफाई करनी चाहिए। साप्ताहिक सफाई, जो कि सप्ताह में एक बार करनी चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के फर्शों की व्यापक रूप से सफाई, जैसे बाथरूम, शौचालय और वॉश बेसिन। नेक्स्ट है, मकड़ी के जालों का साफ करना, रसोई घर में खानों की सफाई करना, दरवाजों के हैंडलों, हत्थे, जिसे हम हत्थे जो पकड़ते हैं, तथा अन्य फिटिंग की सफाई करना, लकड़ी की सतहों तथा अन्य क्षेत्रों को वॉशिंग करना, लकड़ी की सतह तथा अन्य क्षेत्रों की पॉलिश करना, आईनों तथा तस्वीरों की सफाई करना, ये हमारे साप्ताहिक सफाई में आते हैं, तो हमें साप्ताहिक सफाई करनी चाहिए। मौसमी सफाई, गद्दों, कुशान, तकियों, दरियों तथा कालीनों को हवा लगाने के लिए धूप में रखना, पर्दों को धोना, पूरा फर्नीचर हटाने के बाद कमरों की व्यापक सफाई करना, भंडार गृह की सफाई करना, लकड़ी की वस्तुओं की सफाई, पॉलिश करना व उनके मरम्मत करना, ये सभी काम हमारे मौसमी सफाई में आते हैं और हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। चलिए पार्ट 13 करते हैं, घर की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 11, घर पर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है तथा यह आवश्यक क्यों है, वर्णन कीजिए। उत्तर, दुर्घटनाएं विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण है। 80% दुर्घटनाएं घर पर ही होती हैं। कई बार हम फिसल जाते हैं या लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन किसी तरह बच जाते हैं। ये संभावित दुर्घटनाएं स्थलों के निकट चूक या चेतावनी सचेत संकेत हैं, जिन पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। घर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके क्या हो सकते हैं, देखिए उसको हम लोग आज देख लेते हैं। घर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके, हो सकता है कि कोई ढीला तार हो जिस पर आप फिसल जाएं। ढीले तार को उठाएं और उसे दीवार पर चिपका दें ताकि कोई उसके ऊपर से ना गिरे। बच्चों के छत से गिरने की संभावना रहती है। यह दुर्घटना जानलेवा हो सकती है। छत के ऊपर या छत के चारों ओर ऊंची बाउंड्री लगाकर और वयस्कों की निगरानी में इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। एक ही सॉकेट पर बहुत सारे उपकरण ना लगाएं। किसी भी बिजली के स्विच या उपकरणों को गीले हाथों से ना छुएं, क्योंकि पानी बिजली का अच्छा संवाहक है और इससे झटका लग सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। खाना पकाने वाली गैस का सिलेंडर एलपीजी तरल पेट्रोलियम गैस लीक होने तथा आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। उत्तर, खाना पकाने वाली गैस का सिलेंडर एलपीजी लीक होने की स्थिति में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जो इस प्रकार है। नंबर 1, खिड़कियां खोल दें, घर से बाहर निकल जाएं, विशेष रूप से बच्चे व बुजुर्गों को पहले निकाल दें। तीसरा, ऐसी स्थिति में माचिस या किसी भी प्रकार की आग ना जलाएं। चौथा पॉइंट, बिजली के किसी भी स्विच को ऑन ना करें।
स्विच से निकलने वाली चिंगारी आग लगने के लिए पर्याप्त होती है। वो जल्दी से आग पकड़ लेगा और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। गैस लीक करने वाले सिलेंडर को बाहर खुली हवा में रख दें। अग्निशमन दस्ते या गैस आपूर्तिकर्ता के आपातकालीन सहायता नंबर पर फोन करें, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी आ सके और इस दुर्घटना को टाल सकें। आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए और या हम खुद ही उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंटों को हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, रेत या पानी से आग को बुझाने का प्रयास करें। बिजली के कारण लगी आग पर पानी ना डालें, इससे कि आपको भी करंट लगने का खतरा बना रहता है। तो कोशिश करें रेत से ही उसको बुझाएं। नंबर 2, यदि आपके कपड़ों पर आग लग गई है तो दौड़ें नहीं, दौड़ने से आग और बढ़ जाती है। कपड़ों पर लगी आग को बुझाने के लिए फर्श पर लुढ़कने लगें। यदि संभव हो अपने आप को ऊनी कंबल में लपेटकर फर्श पर रोल करें अपने आप को। ये पॉइंट हमारा 3rd था। इसका 4th पॉइंट देखते हैं। अपने चेहरे पर गीला कपड़ा बांध लें। 5वां, आग लगे स्थानों से निकलने के लिए रेंगते हुए बाहर निकलें। ध्यान रखें कि भूमि की सतह पर वायु साफ रहती है, क्योंकि गर्म वायु और धुआं ऊपर की ओर उठता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी कभी आग लगे तो उसको हमेशा फर्श से या नीचे लेटकर ही उससे वहां से निकलें। इससे आप सुरक्षित निकल जाएंगे और आसानी से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 13। प्राथमिक उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार के नियमों का वर्णन कीजिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लें और इसको रिवाइज भी करते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से ही काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उत्तर देखते हैं। प्राथमिक उपचार किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रत्याशित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ नियम है। प्राथमिक उपचार के कुछ सामान्य नियम हैं जो इस प्रकार हैं, देखते हैं। अपने घर में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को तत्काल प्रयोग के लिए सुलभ रखें। हमेशा आपके घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि घरों में छोटी मोटी चीजें या चोट लगती रहती हैं, तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत ही जरूरी है। प्राथमिक उपचार समय गवाए बिना तत्काल प्रदान करना चाहिए। प्राथमिक उपचार देते समय आपको शांत और धैर्यपूर्ण रहना चाहिए। यदि आवश्यकता हो पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। पीड़ित व्यक्ति को सांत्वना दें, उसका हिम्मत बढ़ाएं और उसको कुछ ना कुछ उसका हौसला बढ़ाते रहें, कुछ ना कुछ बोलकर, जिससे कि उसका ध्यान बटे और वो घबराए नहीं। यदि वहां भीड़ लग गई है तो उसे वहां से हटाएं। सर्वप्रथम उन चोटों को प्राथमिक उपचार करें जो घातक हो सकती हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसे कोई तरल पदार्थ ना दें। सदैव अपने पास आपातकालीन सहायता नंबर उपलब्ध रखें। वह तत्काल चिकित्सक को फोन करके बुलाएं। आपको अपने घर में निकटवर्ती अस्पताल का सबसे छोटा रास्ता पता होना चाहिए तथा पीड़ित को उसी रास्ते से अस्पताल ले जाएं, जिससे कि तो उपचार जल्दी से जल्दी मिल सके और वो उसको एक बड़ी दुर्घटना से बचाया जा सके। 14 देखते हैं। संसाधनों का परिचय। प्रश्न 14। संसाधनों को कुशलता पूर्वक उपयोग करने के मार्गदर्शन को लिखिए। संसाधनों को कुशलता पूर्वक उपयोग करने के मार्गदर्शन निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं।
संसाधनों को व्यर्थ ना करें, संसाधनों का संरक्षण करें, संसाधनों के प्रयोग के लिए वैकल्पिक माध्यमों का प्रयोग करें, संसाधनों को लंबे समय तक बनाए रखने के तरीकों को सीखें, संसाधनों को संरक्षण करते समय ध्यान रखें कि आपको दूसरों के लिए संसाधनों की कमी ना कर रहे हों, इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और उनका प्रयोग करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रबंधन प्रक्रिया के चरणों का विश्लेषण कीजिए। प्रबंधन प्रक्रिया के चरण हैं इस प्रकार जैसे कि दिखाया गया है, देखिए डायग्राम में। आयोजन, निर्णय लेना, कौन क्या करेगा, कब और कैसे करेगा, ये पहले डिसाइड कर लें। उसके बाद क्रियान्वित करना, योजनाओं को क्रियान्वित करना, यानी कि उनको योजना को अब क्रियान्वित करें। फिर उसके बाद मूल्यांकन, क्या सही है क्या गलत हुआ, कैसे बेहतर बनाया जा सके, इस पर डिस्कस करें। उसके बाद योजना लिस्टिंग कार्य अनुक्रमण करें। इन सभी को दोबारा से दोहराएं, कहाँ कमियां हुई, कहाँ गलतियां हुई, कौन करेगा किस काम को, किस तरीके से करेंगे, कैसे सफलता प्राप्त होगी, इन सभी को ध्यान में रखें और उसको एक लिस्टिंग करें, यानी कि लिस्ट तैयार कर लें उस चीज को। जैसा कि इसमें बताया गया है चरण 1 में योजना, इस चरण में पहले से सोचना शामिल है कि क्या करने की आवश्यकता है। योजना बनाने का एक सरल तरीका उन सभी चीजों की एक सूची बना लेना जिन्हें करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीजें पहले करनी होती हैं और कुछ बाद में, इसलिए इन्हें एक क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। चरण 2, संगठन। संगठन का अर्थ है कि जिम्मेदारियां तय करना और किसी योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों को एकत्र करना। जब आप योजना बनाते हैं तो आप निर्णय लेते हैं किसे क्या करना है, गतिविधियां कैसे की जानी है, गतिविधियां कब की जानी है। आप यह भी तय करेंगे कि योजना को पूरा करने के लिए आपको किन चीजें या संसाधनों की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार चरण हमारा 3 है, उसको भी देख लेते हैं। कार्यान्वयन का अर्थ है पहले से योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से वास्तविक गतिविधियों को पूरा करना। जैसे जैसे योजना क्रियान्वित हो रही है, आपको अपनी योजना की प्रगति की जांच करनी होगी। उदाहरण के लिए एक परिवार ने ट्रेन यात्रा करने की योजना बनाई है और परिवार के सभी सदस्यों के लिए टिकट उपलब्ध नहीं है, तब वह परिवार यह निर्णय ले सकता है बस से यात्रा करें या सड़क मार्ग से यात्रा करें, या केवल पिता या माता को ही यात्रा करने की अनुमति दें। ये कुछ ऐसे निर्णय हैं जो हमें लेने पड़ते हैं। तो चरण 4 देखते हैं, मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ है किसी भी कमी का पता लगाने और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय करने के लिए अपनी योजना की प्रगति की जांच करना। उदाहरण के लिए आप अपने परिवार के लिए खाना पकाते हैं, खाना पकाने के बाद आप भोजन का स्वाद चखते हैं। ये कुछ चरण हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं 15, समय और ऊर्जा का प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 16 वही कंटिन्यूएशन में रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें करने हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस हमें करने हैं उसका विशेष ध्यान रखें इस बात का कि आप जो हेडिंग्स है वो आपको ब्लैक पेन से करने हैं और जो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे वो आपको ब्लू पेन से करना है। और सबसे अहम बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आपकी जो राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन हो, साफ साफ लिखें, खुला खुला लिखें, जिससे कि एग्जामर आसानी से उसको चेक कर सके और आपको अच्छे नंबर मिल सकें। तो अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। समय योजना तैयार करने के लाभ लिखिए। उत्तर, समय योजना तैयार करने के लाभ इस प्रकार हैं। नंबर 1, आप थकान महसूस किए बिना अपने सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक संपर्क कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, आप थकान महसूस किए बिना अपने सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न
कर पाएंगे। नंबर 2, आपको विश्राम तथा आराम के लिए समय मिलता है। आपको अपनी रुचि जैसे बाहर के खेल खेलने, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल तथा हॉकी आदि, एम्ब्रॉयडरी करने, संगीत सुनने, नृत्य करने, टीवी देखने आदि के लिए समय मिलता है। नंबर 4, आपको कम समय में अधिक सृजनात्मक कार्य कर पाते हैं। नंबर 5, आप अंतिम क्षणों के तनावों तथा असमंजस की स्थिति से बच पाते हैं। और पॉइंट नंबर 6, किए गए कार्यों की गुणवत्ता बेहतर होती है। तो इन सभी को हमें फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कोई काम करें या करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करें, और एक आपका एक रूटीन होना चाहिए जिसमें हमें एक टाइम टेबल बना ले कि हमें किस समय क्या करना है, किस तरीके क्या करना है। इससे क्या है कि सारे काम आपके आसानी से हो जाएंगे और आपका मन भी लगा रहेगा, आपको थकावट नहीं होगी। तो सभी कार्यों को करने से पहले या आपका डेली रूटीन का एक टाइम टेबल बनना चाहिए, तो उसको आप तैयार कर लें और उसको फॉलो भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17, ऊर्जा बचाने के तरीकों का वर्णन कीजिए। किस तरीके से हम ऊर्जा बचा सकते हैं? उत्तर, ऊर्जा बचाने के तरीके निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कार्य को छोटी छोटी गतिविधियों में विभाजित करें। एक कार्य को पूरा करने के लिए कई कार्य शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण के लिए कपड़ों की देखभाल और रख रखाव। अब कपड़े धोने के इस कार्य को छोटी छोटी गतिविधियों में विभाजित करके या करने के विभिन्न प्रकार के कपड़ों, सूती रंग, सफेद रंग आदि को अलग करना, कुछ समय के लिए कपड़ों को साबुन या डिटर्जेंट के घोल में डुबोना, गंदे क्षेत्रों को रगड़ना आदि, इसमें साबुन डिटर्जेंट निकालना भी शामिल है। फिर इन्हें निचोड़कर बाहर रख देना चाहिए या सुखाने के लिए लटका देना चाहिए। तो ये गतिविधियां हैं कपड़ों को धोने के लिए, किस तरीके से हमें कपड़े धोने चाहिए और उनको किस तरीके चरणों में बांटना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, सभी अतिरिक्त संचालनों को हटा दें और गतिविधियों को संचालित कर लें। कभी कभी कुछ लोग अधिक भागदौड़ करते हैं और कम काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि काम को ज़्यादा फैलाएं नहीं, स्ट्रेस ना लें और सभी कामों को आराम और इजीली से करें। उदाहरण के लिए आपके घर बहुत मेहमान आते हैं और आपको उन्हें पानी पिलाना है। आप किचन में जाते रहिए और एक एक गिलास पानी लाते रहिए। इसके बजाय एक बेहतर विकल्प यह है कि गिलासों को एक ट्रे या एक प्लेट पर रख लाएं और सभी मेहमानों को परोसा जाए। यह हमें ऊर्जा बचाने में मदद करता है। इसी प्रकार से हमें कार्य करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं, गतिविधियों को बेहतर क्रम से रखें। ऊर्जा बचाने के लिए गतिविधियों को उचित क्रम में किया जाना चाहिए। कुछ कार्य अन्य गतिविधियों से पहले और कुछ बाद में करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि झाड़ू लगाने से पहले फर्श पर धूल झाड़ दी जाए तो धूल वापस फर्नीचर पर जम जाएगी। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, अपने कार्यों में अधिक कुशल बनना। कार्यों को करने में कुशल होने से कम काम आसान हो जाता है। इससे काफी ऊर्जा की बचत होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, रजिता साइकिल चलाना सीख रही है। इसके पिता सहारा और संतुलन प्रदान करने के लिए साइकिल को पीछे से पकड़ते हैं। वह लगातार अपने सीखने की निगरानी कर रहे हैं ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि वह सुरक्षित रहे और धीरे धीरे साइकिल चलाना कौशल सीख सके। जो उसको साइकिल चलाने का जो कौशल है वो सीख सके।
उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं 5th पॉइंट, सही मुद्रा का प्रयोग करना। सही मुद्रा बनाए रखने में या रखने से मांसपेशियों पर तनाव कम पड़ता है और शरीर का संरेखण अनुकूलित होता है, जिससे शरीर को सहारा देने और हिलाने डुलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे थकान और परेशानी नहीं होती है। उदाहरण के लिए पढ़ाई करते समय कुर्सी पर सीधा बैठना जरूरी है। लंबे समय तक गलत मुद्रा में पढ़ाई करने से गर्दन और पीठ में दर्द हो सकता है। पॉइंट नंबर 6 देखो, सही ऊंचाई पर काम करें और वस्तुओं को प्रयोग के स्थान के समीप रखें। फर्श पर बैठकर कपड़े इस्त्री करके या करने की कोशिश लंबे समय तक नहीं की जा सकती, क्योंकि काम करने के लिए आपको झुकना पड़ता है, जिससे पीठ में दर्द होने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस्त्री करने का स्थान नीचा हो जाता है और यह आरामदायक नहीं होता है। तो कोशिश करें कि जब आप कपड़े की इस्त्री करते हैं तो वो आपके लेवल में हो, मतलब थोड़ा ऊंचाई पर हो, जिससे कि आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े और प्रेस करने में आसानी हो। तो प्रेस करने का जो सही स्थान हो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, श्रम बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करें। विद्युत श्रम बचत उपकरणों का प्रयोग समय और ऊर्जा दोनों को बचाने में मदद करता है। जैसे मसाले पीसने के लिए मिक्सी ग्राइंडर का प्रयोग करना या ब्रेड को टोस्ट करने के लिए टोस्टर का प्रयोग करना। इससे बहुत सारी ऊर्जा और समय की बचत होती है। हमें ऐसे उपकरण का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें काफी आराम हो और समय की बचत हो। चलिए चैप्टर हम लोग अब 16 करते हैं, आय का प्रबंधन। क्वेश्चन 18, पारिवारिक आय को परिभाषित कीजिए। आय के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, पारिवारिक आय से तात्पर्य परिवार के सभी स्रोतों से आने वाली आय और ऐसे परिवार के सदस्यों का वेतन, किराया, बैंक से प्राप्त होने वाला ब्याज तथा परिवार के सदस्यों द्वारा अपने कौशल का प्रयोग करके की गई बचत है। इसमें ये सब चीजें शामिल होती हैं। और आय के विभिन्न स्रोत हैं। आय नौकरी से प्राप्त वेतन हो सकती है, अंशकालीन कक्षाएं, घर तथा दुकान से किराया, शेयर और अन्य निवेशों की बिक्री। यह आपके कौशल के उपयोग से कमाई या आपके घरेलू उत्पाद आदि से लाभ भी हो सकता है। परिवार के सदस्यों के लिए कपड़े सिलने जैसे कौशल, अपने उपयोग के लिए घर पर सब्जियां उगाना इत्यादि, ये सभी विभिन्न स्रोत हैं आय के। परिवार के सदस्यों के लिए स्वेटर बुनना। आजकल कई बार देखा गया है कि जो घर की महिलाएं होती हैं वो सर्दियों में धूप में बैठे बैठे या किसी से ऐसे ही बातें करते करते अपने घरों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्वेटर बुन लिया करते हैं। तो इससे काफ़ी बचत होती है आय की। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बजट से आपका क्या अभिप्राय है? अच्छे बजट की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, अच्छे बजट की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, आय का सटीक अनुमान। आपकी आय की सटीक राशि का अनुमान लगाएं जो व्यय के लिए उपलब्ध है। परिवार की सकल आय और निवल आय में अंतर होता है। पॉइंट नंबर 2, व्यय का सटीक अनुमान। व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए। पॉइंट 3, धन का व्यक्ति संगत स्तर पर सटीक आवंटन। व्ययों पर संसाधनों का अनुमान युक्ति संगत स्तर पर सटीक होना चाहिए। परिवार को अपनी वर्तमान आवश्यकताओं और इच्छाओं का निर्माण या निर्धारण करने तथा भावी परिवर्तनों का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखते हैं, अक्टूबर नवंबर माह में त्योहारों तथा अन्य अवसरों के लिए अतिरिक्त
व्यय की व्यवस्था करना, क्योंकि ये जो महीने होते हैं अक्टूबर नवंबर के, ये फेस्टिवलों का जो मंथ कहा जा सकता है, इसमें सबसे ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो उनमें किस तरीके से अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है, तो हमें कैसे इसको मैनेज करना है, तो उसको हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लचीलापन। कुछ वस्तुओं पर पर्याप्त मार्जिन रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, लचीलापन। कुछ वस्तुओं पर पर्याप्त मार्जिन रखकर बजट को लचीला बनाया जा सकता है। आपकी आवश्यकता के अनुसार एक वस्तु पर किए जाने वाले खर्च को दूसरी वस्तु के लिए रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अप्रत्याशित उच्च चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए मनोरंजन के मद से कुछ धन को लिया जा सकता है। तो इसके कुछ मैनेजमेंट होते हैं कि हमें कुछ खर्च करने के लिए कुछ खर्चों को हमें त्याग करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को कुछ दबाना पड़ता है या उन्हें त्यागना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। चैप्टर हमारा है 70, जीवन आरंभ। क्वेश्चन नंबर 20, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी कौन सी 4 समस्याओं का सामना करना पड़ता है? प्रत्येक को जूझने के उन्हें एक एक सुझाव दीजिए। उत्तर, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, मॉर्निंग सिकनेस। कई गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में उल्टी का अनुभव होता है, जिससे आमतौर पर मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। गर्भवती महिलाओं को होने वाली मॉर्निंग सिकनेस से निपटने के लिए या उसके कुछ तरीके होते हैं जो उन्हें करना चाहिए। रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर बनाए रखने के लिए दिन भर में छोटे छोटे बार बार भोजन करें। साफ तरल पदार्थ तथा अदरक की चाय पीकर हाइड्रेटेड रहें। नेक्स्ट, मतली को कम करने के लिए अदरक की खुराक या अदरक युक्त खाद्य पदार्थ पर विचार करें। नंबर 2, गर्भकालीन मधुमेह। कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान गर्भकालीन मधुमेह विकसित हो जाता है। यह मधुमेह का एक अस्थायी रूप है जो रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकता है। यह आमतौर पर गर्भावस्था के दूसरे भाग में होता है और इसके लिए आहार में बदलाव या दवा की आवश्यकता होती है या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को होने वाली गर्भकालीन मधुमेह से निपटने के तरीके: एक पंजीकृत आहार विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसित संतुलित आहार का पालन करें, जिसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट, दुबला प्रोटीन और स्वस्थ वसा पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ग्लूकोमीटर का प्रयोग करके नियमित रूप से अपने रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करें। पॉइंट नंबर 3, प्रीक्लैम्पेसिया। प्रीक्लैम्पेसिया एक गंभीर स्थिति है जिससे उच्च रक्तचाप और यकृत और गुर्दे जैसे अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। यह आमतौर पर गर्भावस्था के 20 हफ्ते के बाद होता है और अगर इलाज ना किया जाए तो जीवन के लिए खतरा बन जाता है। मतलब यह एक गंभीर समस्या है और ऐसी स्थिति में अगर इसका सही समय पर उपचार न दिया जाए या ट्रीटमेंट न किया जाए तो लाइफ भर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को होने वाली प्रीक्लैम्पेसिया से निपटने के तरीके: रक्तचाप और अन्य लक्षणों की निगरानी के लिए सभी प्रसव पूर्व जांच में भाग लें। गर्भाशय में रक्त को
गर्भाशय में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने और सूजन को कम करने के लिए अपनी बाईं ओर आराम करें। हमेशा बाईं ओर ही आराम करना चाहिए। सोडियम का सेवन कम करें और कम सोडियम वाला आहार लें। पॉइंट नंबर 4, समय से पहले जन्म और जन्म से पहले का वजन। समय से पहले जन्म या गर्भावस्था के 37वें हफ्ते से पहले जन्म देने से बच्चे का वजन कम हो सकता है, जिससे बच्चे और मां दोनों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती हैं। समय से पहले जन्म और जन्म के समय कम वजन से निपटने के तरीके। अपनी गर्भावस्था की प्रगति की निगरानी के लिए नियमित प्रवास पूर्व जांच में भाग लें। धूम्रपान, शराब और अवैध दवाइयों से बचें, क्योंकि इससे समय से पहले जन्म और जन्म के समय के वजन पर जो खतरा बढ़ सकता है, इसे ध्यान रखें। इन चीज़ों का बड़ा परहेज करें और ध्यान रखें। समय समय पर अपनी जांचें पूरी करते रहें। गर्भावस्था के दौरान उचित वजन बढ़ाने के लिए संतुलित आहार का ध्यान रखें और संतुलित आहार ही लें। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक गर्भवती महिला के लिए आहार आयोजन करते समय आप उसके आहार में कौन कौन से 4 खाद्य पदार्थ शामिल करेंगे और क्यों? उत्तर, एक मां को पौष्टिक आहार लेना आवश्यक है ताकि उसके बच्चों को विकास के लिए उचित पोषण मिल सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि भ्रूण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और भोजन नाल के माध्यम से मां से प्राप्त होता है। यदि मां का आहार प्राप्त नहीं है या कुछ पोषक तत्वों की कमी है तो बच्चा भी कमजोर पैदा होगा। ऐसे बच्चों को जल्द ही संक्रमण होने और जन्म के बाद बीमारी पकड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि महिलाओं को संतुलित आहार दें, पौष्टिक या तत्वों से भरा हुआ आहार दें, जिससे कि उसके शरीर में सभी पोषक तत्व बच्चे के द्वारा उसमें पहुंच सकें। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन की योजना बनाते समय निम्नलिखित 4 खाद्य पदार्थों को उनकी डाइट में शामिल करना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल, गेहूं ऊर्जा के लिए आवश्यक है। प्रोटीन के लिए दालें, अंडे, मांसाहारी भोजन मांसपेशियों के लिए विकसित या उनके विकास के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियां और फल खनिजों के लिए मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है और दूध कैल्शियम के लिए हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। घी, तेल और मक्खन से अधिक सेवन से बचना चाहिए। मां के आहारों में सभी खाद्य समूह को खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, जिससे कि मां और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें और दोनों के शरीर का अच्छे से विकास हो सके। तो इन चीज़ों का हमें उनकी डाइट में शामिल करना चाहिए। चलिए चैप्टर नंबर 18 करते हैं, विकास की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 22, अभिवृद्धि तथा विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको हम एक टेबल की सहायता से समझते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक है और विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। अभिवृद्धि शरीर की ऊंचाई, वजन और विभिन्न अंगों जैसे मस्तिष्क के आकार और संरचना में वृद्धि से संबंधित है। विकास इसमें शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और संवेदी परिवर्तन भी शामिल है। जीवन की एक निश्चित अवधि में विकास रुक जाता है और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि को देखा, मापा व तोला जा सकता है। उदाहरण के लिए शरीर की लंबाई,
और वजन में वृद्धि और दांत निकलना आदि, इनको हम लोग देख सकते हैं, माप सकते हैं। व्यक्ति के परिपक्व आचरण से ही विकास देखा जा सकता है। अभिव्यक्ति का संबंध व्यक्तित्व के एक आयाम अर्थात मुख्यतः शारीरिक संरचना से संबंधित होता है। विकास अभिव्यक्ति के सभी आयामों को दर्शाता है, क्योंकि यह शारीरिक संरचना के साथ साथ कार्यात्मकताओं को भी दर्शाता है, जो उसकी कार्यात्मकता है उसको दर्शाता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 को हम डिस्कस करते हैं। विकास के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। विकास के विभिन्न सिद्धांत इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। सभी शिशुओं में विकास एक निश्चित क्रम में दो प्रकार से हो सकता है। यह होता है ए, मस्तकाधोमुखी विकास। इस क्रम में विकास सदैव सर से शुरू होकर पैर की तरफ होता है। इस कारण गर्भावस्था में पहले भ्रूण के सिर का, फिर धड़ का तथा आखिर में पैरों का विकास होता है। इसलिए जन्म के समय नवजात का धड़ इसके शरीर के अनुपात से छोटा होता है। उसी प्रकार इसके पॉइंट भी देखते हैं। निकट से दूर दिशा में विकास, इस क्रम में शारीरिक विकास शरीर के केंद्रीय भागों से शुरू होकर आगे की ओर होता है, जैसे कि पहले हृदय तथा पेट, फिर कंधे, बाजू और फिर हाथ विकसित होते हैं। इस कारण बच्चा पहले बैठना, फिर खड़ा होना तथा बाद में चलना सीखता है। ये उनके विकास की कुछ प्रक्रिया हैं जो होता है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये दिखा रखा है मस्तकाधोमुखी विकास किस तरीके से हो रहा है, देखिए। और निकट से दूर दिशा के विकास इस तरीके से हो रहा है। इस तरीके से बच्चे का विकास होता है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका जीवन भर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसकी गति कभी धीमी नहीं होती, तो कभी तेज तो हो सकती है परंतु रुकती नहीं है। पॉइंट नंबर 3, विकास सामान्यतः पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चे में पहले सामान्य योग्यताओं का विकास होता है और फिर धीरे धीरे विशिष्टताओं का विकास होता है। जैसे कि किसी वस्तु को पकड़ने के लिए बच्चा पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है। आयु में वृद्धि के साथ साथ वह उंगलियों का प्रयोग करना सीख जाता है, क्योंकि छोटी मांसपेशियां विकास अधिक समय लगता है, इसलिए उनमें समय लगता है। और नंबर 4 देखते हैं। विकास की सभी अवस्थाएं समान होती हैं। प्रत्येक बालक के लिए विकास की सभी अवस्थाओं का एक ऐसा क्रम होता है जिससे कि बालक पहले भ्रूण अवस्था, शेष अवस्था तथा बाल अवस्था से गुजरता है और फिर किशोर अवस्था में पदार्पण करता है। कोई भी बालक शेष अवस्था में सीधे किशोर अवस्था में नहीं जा सकता है, तो उन्हें इन कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, विभिन्न अंगों के विकास की गति अलग अलग होती है। शरीर के सभी अंगों का विकास की अपनी अलग गति होती है। जैसे कि किशोर अवस्था में हाथ पैरों का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, जबकि कंधे अधिक देर में विकसित होते हैं। पॉइंट नंबर 6, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि और विकास की दर भिन्न होती है। वृद्धि एवं विकास की दर प्रारंभिक बाल अवस्था व प्रौढ़ अवस्था के कुछ कम हो जाती है, जबकि भ्रूण अवस्था में
या भ्रूण अवस्था तथा किशोरावस्था में अधिक होती है। पॉइंट नंबर 7, सभी बच्चे अपने विकास के चरण सीमा तक पहुंचते हैं। बच्चों के विकास की गति अलग अलग होने के कारण वह जल्दी या देर से अपने विकास की चरम सीमा अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। इस चरण सीमा तक पहुंचने के लिए उचित पोषण, स्वस्थ वातावरण, सही निर्देशन तथा सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रोत्साहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। उत्तर, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पॉइंट नंबर 1, आनुवंशिकता तथा वातावरण। आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों प्रभावपूर्ण कारक हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के विकास के प्रति इस सकारात्मक बनाने के लिए वातावरण को नियंत्रित किया जा सकता है। विकास को प्रभावित करने वाले कुछ वातावरणीय कारक हैं: पोषण, आरंभिक प्रेरणा तथा बच्चे के पालन पोषण की विधियां। पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। पोषण, बहुत अधिक या बहुत कम खाना, स्वास्थ्य या अस्वस्थ भोजन करना, यह सब हमारी शारीरिक वृद्धि या विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक तथा मानसिक गुणों की दृष्टि से बच्चे के स्वास्थ्य विकास के लिए उचित पोषण अनिवार्य है। बच्चों को इष्टतम वृद्धि तथा विकास के लिए नियमित आधार पर संतुलित आहार उपलब्ध कराना या कराया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए और उसके शारीरिक विकास के लिए अच्छा भोजन दें, स्वस्थ भोजन दें और पौष्टिकता, सभी जो विटामिन हैं उससे भरपूर उनको भोजन देना चाहिए, जिससे कि बच्चे का मस्तिष्क और शारीरिक विकास हो सके। पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा न किए जाने के कारण बच्चे में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जो न केवल उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं बल्कि मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक विकास को भी प्रभावित या प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, आरंभिक उत्प्रेरक। प्रेरक वातावरण बच्चे के आनुवंशिक गुणों को विकसित करने में सहायता करता है या सहायक होते हैं। प्रेरक वातावरण अच्छे शारीरिक तथा मानसिक विकास में सहायक होते हैं, जबकि गैर प्रेरक वातावरण के कारण बच्चों का विकास उसकी क्षमता से कम होता है। यह एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से बच्चे अपनी क्षमताओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी रजिस्टर में अच्छे से नोट डाउन कर लें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि मेरे और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, फॉलो जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। स्कूल पूर्व बच्चों में किन सकल ज्ञात्मक गतिविधियों तथा कौशल को देखा जा सकता है? उत्तर, स्कूल पूर्व बच्चों में निम्नलिखित सकल ज्ञात्मक गतिविधियों तथा कौशल को देखा जा सकता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, दौड़ना। पहले दौड़ना चलने से कुछ अधिक कठिन होता है, किंतु 5 या 6 वर्ष की आयु तक बच्चा बिना गिरे आसानी से दौड़ना लगता है। पॉइंट नंबर 2, उछलना। बच्चा अपने चौथे जन्मदिन तक आसानी से उछलने लगता है। वह लगभग 12 इंच
कि ऊंचाई से छलांग लगा सकता है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को अवरोधकों के ऊपर से छलांग लगाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, रस्सी कूदना या छल्ला बुनना। रस्सी कूदना या छल्ला बुनना उछलने के परिवर्तित रूप हैं। यदि उसके अवसर दिया जाए तो 6 वर्ष की आयु तक बच्चा अच्छी तरह से रस्सी कूदने लगता है। चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, चढ़ना। 2 वर्ष की आयु से पूर्व बच्चा रेलिंग पकड़कर या किसी व्यक्ति का हाथ पकड़कर सीढ़ियां से उतरना या नीचे जा सकता है। सीढ़ियां चढ़ने की वयस्कों की विधि, जिसमें पहले एक पैर फिर दूसरे पैर का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि को बच्चा 4 वर्ष की आयु में सीख लेता है, बशर्ते बच्चे को ऐसा करने का व्यापक अवसर प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, तिपहिया साइकिल चलाना। 2 वर्ष की आयु तक बहुत कम बच्चे तिपहिया साइकिल चलाना या चला पाते हैं। 3 या 4 वर्ष की आयु के बच्चे जिन्हें ऐसा करने का अवसर प्राप्त होता है, वे इस साइकिल को चला पाते हैं। पॉइंट नंबर 6, गेंद फेंकना या पकड़ना। 6 वर्ष की आयु तक बच्चे इस कौशल में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि प्रत्येक आयु में इस कौशल में व्यापक अंतर होता है। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम बच्चा बॉल को पकड़ने के लिए पूरे शरीर का प्रयोग करता है। उसके बाद वह केवल अपने हाथों का प्रयोग करता है। बाद में वह पूर्णतः संवहित रूप से अपने हथेलियों के बीच के बॉल को पकड़ने लगता है। इस तरीके से बच्चों का विकास शुरू हो जाता है और विकास होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, मेरा परिवार और मैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, परिवार को परिभाषित कीजिए व उसके प्रकार बताइए। उत्तर, परिवार समाज की एक मौलिक इकाई है जहां 2 या 2 से अधिक लोग विवाह, रक्त और गोद लेने के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक साझा छत, रसोई और आय का स्रोत साझा करते हैं। इसे परिवार कहा जाता है। परिवार के 2 प्रकार हैं। नंबर 1, एकल परिवार। एकल परिवार छोटी इकाई है जिसमें पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। कभी कभार पति का अविवाहित भाई या बहन भी उनके साथ रह सकते हैं। चलिए पॉइंट 2 देखते हैं। पॉइंट 2, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार कुछ एकल परिवार से मिलकर बनता है और यह काफी बड़ा होता है। यह पति पत्नी, उनकी अविवाहित लड़कियों, विवाहित लड़कों, उनकी पत्नियों व बच्चे से मिलकर बना होता है। देखिए जैसे कि एक पिक्चर में दिखाया गया है, ये एकल परिवार का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक छोटा सा परिवार है जिसमें पति पत्नी और उनके 2 अविवाहित बच्चे हैं। ये एकल परिवार का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, पार्ट 20, किशोरावस्था, रोमांच और चुनौतियां। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, किशोरावस्था लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है परिपक्वता की दिशा में विकसित होना। यह ऐसी अवस्था होती है जब व्यक्ति ना तो बालक होता है और ना ही वह वयस्क। सरल शब्दों में किशोरावस्था विकास की वह तीव्र अवस्था है जब बालक वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। इसमें बालक युवक के सामने व बालिकाओं, जो बालिकाएं हैं, युवतियों की तरह प्रतीत होने लगती हैं। यह बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का परिवर्तन काल है। इस अवस्था को टीनेज भी कहा जाता है, जो कि 13 से 19 वर्ष तक की मानी जाती है। तो पिक्चर में देखिए किशोर अवस्था के बारे में दिखाया गया है।
किशोरों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा वो किशोरियों के बारे में था। अब हम किशोरों के बारे में पढ़ते हैं। गुप्तांगों तथा बगल में बाल आना आरंभ हो जाते हैं, आवाज भारी हो जाती है, त्वचा कठोर और मोटी हो जाती है तथा चेहरे पर मुहासे भी निकल आते हैं। पेशियां बल में वृद्धि होती है। लड़कों के चेहरे पर बाल उगने या उगते हैं जो धीरे धीरे घने और कड़े होकर दाढ़ी मूछ का रूप ले लेते हैं। ये उनके कुछ उदाहरण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। मीडिया द्वारा किशोरों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का विवेचन कीजिए। मीडिया द्वारा किशोरों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं। सकारात्मक प्रभाव। मीडिया न केवल विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता पैदा करती है बल्कि टेलीविजन और रेडियो पर विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी भी शामिल करता है। नेक्स्ट, यह आपके लेखों को समाचार पत्र, पत्रिकाओं, वेबसाइटों आदि में प्रकाशित करने का अवसर भी प्रदान करता है। खेल, समाज सेवा आदि को बढ़ावा देकर मीडिया किशोरों को इन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है या कर सकता है। नकारात्मक प्रभाव। किशोर प्राय प्रसिद्ध लोगों से काफी प्रभावित होते हैं और सितारों, व्यावसायिक खिलाड़ियों, फिल्मी कलाकारों तथा टेलीविजन के कलाकारों को अपना आदर्श मान लेते हैं और अपने स्वयं के व्यक्तित्व को पीछे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, कलाकार तथा मॉडर्न अपने आदर्श शारीरिक आकार से युवा वर्ग को प्रभावित करते हैं। अधिकतर लड़कियां अपने आहार को नियंत्रित करने लगती हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार के भोजन विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लड़कों में भी जुनून की हद तक वजन प्रशिक्षण की समस्या उत्पन्न हो रही है और वे अपनी मांसपेशियों को बढ़ाने तथा अधिक भार उठाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए दवाइयां तथा आहार्य पुकर लेते हैं। चलिए पाठ 22 करते हैं। जागो ग्राहक जागो। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 29, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता के रूप के सामने आने वाली समस्याओं को बताइए। ये देखिए एक पिक्चर की सहायता से दिखाया गया है कि हम किस तरीके से मार्केट में जाकर, मॉल में जाकर अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को एकत्र करते हैं। ये जो ज़रूरतों की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं वो ग्राहक कहलाते हैं, जैसे कि उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्तर, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं व सेवाओं को खरीदता है या प्रयोग करता है। उपभोक्ता के रूप में सामने आने वाली समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मूल्य विभिन्नता। कभी कभी दुकानदार वस्तु पर मुद्रित मूल्य से अधिक वसूलते हैं। यह मुद्रित मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य है और उसका अर्थ है कि दुकानदार आपसे इस राशि से अधिक मूल्य नहीं वसूल कर सकता। एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने के संबंध में पूछे जाने पर दुकानदार अक्सर बहाने बनाने लगते हैं। नंबर 2, नकल। कई वस्तुओं की पैकेजिंग प्रसिद्ध ब्रांडों के पैकेजिंग से नकल होती है। प्राय ब्रांड के नाम से मिलते जुलते नामों का प्रयोग किया जाता है ताकि उपभोक्ता को बेवकूफ़ बनाया जा सके। वे प्राय प्रसिद्ध ब्रांड की नकल करके अपने ब्रांड को भी प्रसिद्ध कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अधिकतर उपभोक्ता वस्तु की पैकेजिंग को सरकारी नज़र से देखकर वस्तु खरीदता है और उस पर मुद्रित मूल्य को बढ़ाना जरूरी नहीं समझता है। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट के एक प्रसिद्ध ब्रांड कोलगेट की नकल करके कोलगेट टूथपेस्ट बाजार में लाना जिसमें उसके बाहर के कवर के रंग तथा डिजाइन हूबहू होते हैं। पॉइंट नंबर 3, मिलावट का अर्थ है कि एक वस्तु में जानबूझकर या अनजाने में निकृष्ट तत्वों को शामिल करना या
उसके महत्वपूर्ण तत्वों को निकाल लेना ताकि उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सके। लाभ में वृद्धि के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, इसी का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए जो दूध सप्लाई किया जाता है उसमें अधिक क्रीम नहीं निकलती, यहाँ तक कि चावल तथा दालों में भी कंकड़ होते हैं। दाल को कृत्रिम रंगों से पॉलिश किया जाता है ताकि वे सुंदर और ताजा नजर आए। इसी का पॉइंट 4 देखते हैं। भ्रामक जानकारी या जानकारी का अभाव। अधिकतर वस्तुओं के विज्ञापन भ्रामक तथा अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ाकर बताना होते हैं। वस्तु उतनी प्रभावपूर्ण नहीं होती है जितना कि विज्ञापनों में दावा किया जाता है। उपभोक्ता को उन वस्तुओं के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त करने में भी समस्या होती है जिसे वे खरीदना चाहते हैं। प्राय लेबल पर मुद्रित सूचना बहुत छोटी या अस्पष्ट होती है। यह स्थानीय भाषा में होती है जिसे अधिकतर लोग समझ नहीं पाते हैं। पॉइंट नंबर 5, दोषपूर्ण वजन और तौल। कम माप तौल की समस्या सबसे व्यापक समस्या है, क्योंकि आजकल बाजारों में देखा गया कि तराजू के नीचे कुछ चुंबक या इस टाइप का कुछ लगा देते हैं जिससे कि ग्राहक को पता नहीं चलता और उसके नज़रों के सामने ही उसका धोखा हो रहा है उसके साथ। तो दुकानदार पदार्थों को तोलने के लिए मापन बांटों के स्थान पर ईंट पत्थर आदि का प्रयोग करते हैं। बांटों में कई बार खाली जगह होती है या वे मुड़ जाते हैं। उनका वजन लिखे हुए वजन से कम होता है। यह अक्सर देखा गया है कि इनमें सटीक का वजन नहीं होता है। दुकानदार द्वारा खाद्य पदार्थ विशेषकर मिठाइयों को डिब्बों सहित तोलना। कई बार मापने वाले मापकों का तला नीचे से ऊपर उठा हुआ यह दिखाई देता है। दुकानदार तराजू का प्रयोग करते समय डंडी मारते हैं जिसे कि तराजू के नीचे चुंबक लगाना देना। 2 मीटर छेड़ से उपभोक्ता को कम लंबाई का कपड़ा बेचना इत्यादि। इस तरीके की धोखाधड़ी सामने आती है जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये कुछ बट्टों के नाम दिए गए हैं, कुछ बीकर हैं। किस तरीके से करना है देख लीजिए, और इसको बनाना चाहे तो आप अपने कॉपी रजिस्टर में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दिए गए मानवीकृत चिन्हों को पहचानिए। यह चिन्ह किन उपभोक्ता का प्रयोग किए जाते हैं? लिखिए, देखिए बताया गया है ISI, FOP और एक मार्क और दे रखा है, ये देखिए साइड में। उत्तर ISI मार्क भारतीय मानक संस्था ISI मार्क सभी को आश्वस्त करता है कि आपका उत्पाद प्रयोग में या प्रयोग के लिए सुरक्षित है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणन चिन्ह प्राप्त कुछ वस्तुओं तथा उत्पादों की सूची। खाद्य पदार्थ, नमक, बिस्कुट, पाउडर, दूध, कॉफी, कस्टर्ड पाउडर इत्यादि। विद्युत उपकरण, विद्युत इस्त्री, पंखे, रेगुलेटर, पानी गर्म करने की रॉड और नीरज इत्यादि, ये सभी उसमें शामिल होते हैं। घरेलू उपकरण, प्रेशर कुकर, गैस का चूल्हा इत्यादि, ये सभी हमारे घरेलू उपकरण होते हैं। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। FPO मार्क खाद्य पदार्थ ऑर्डर। FPO मार्क गारंटी देता है कि उत्पाद एक स्वच्छ खाद्य सुरक्षित वातावरण में निर्मित किया गया है। नेक्स्ट इसी का देखते हैं। FPO मार्क इन वस्तुओं पर लगाया जाता है खाद्य पदार्थ जैसे कि डिब्बाबंद फल और सब्जियां, जूस, जैम, सॉस, अचार इत्यादि। इस पे हम FPO का एग मार्क लगाते हैं जो कि दिखाता है कि इसकी गुणवत्ता काफी अच्छी है। पॉइंट नंबर 3, हॉलमार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किए जाने वाले
यह चिन्ह सोने चांदी के आभूषणों के लिए निर्धारित किया जाता या किया गया है, जो इस शुद्धता की पहचान करता है। हॉलमार्क इन वस्तुओं पर लगाया जाता है। हॉलमार्क एक चिन्ह है जिसका उपयोग प्लेटिनम प्लेटिनम सोना और चांदी जैसे धातुओं से बने आभूषणों पर किया जाता है। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि अब जल्दी से जल्दी सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और समय चलते इनको रिवाइज भी शुरू कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। ICRPF क्या है? उत्तर ICRPF अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण। चलिए उत्तर देखते हैं। ICRPC अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण परिषद एक पंजीकृत गैर सरकारी संस्था NGO है, जो भारत की उपभोक्ता अदालतों में उपभोक्ता की शिकायतों को दायरा करने के लिए पीड़ित है। इस प्रकार हमारे सेकंड पार्ट के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और टाइम टू टाइम इसको आप रिवाइज भी करते रहें। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें, हमारे जो नई वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।